नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मतलब अब हम आपके कार्बोहाइड्रेट को बांटने वाले हैं, उसे किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं वो करने वाले हैं। हाँ, तो देखो जैसे कि आप मेरा वर्गीकरण बहुत सारे आधार पे कर सकते हैं। हाँ, लंबाई के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इसके आधार पे कर सकते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भी हम 3 आधार पे करने वाले। कितने आधार पे? 3 आधार पे। हाँ, तो जो आपका सबसे पहला आधार है वो है भौतिक अवस्था के आधार पे। क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पे। दूसरा होगा इकाई के आधार पे। हाँ, जो हम जब जल अपघटन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो उससे जो हमें इकाइयां प्राप्त होगी उसके आधार पे सेकंड होगा। और जो थर्ड होगा वो होगा अपचयन करने की प्रवृत्ति के आधार पे। हाँ, तो 3 आधार है कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण करने के। पहला हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पे। हाँ, देखो जब आपके कार्बोहाइड्रेट होते ना उन्हें सैकेराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैकेराइड भी कहा जाता है। इसे अच्छे से ध्यान में रखना। तो भौतिक अवस्था के आधार पे जो आपके कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होती है आपकी शर्करा और दूसरी होती है आपकी अशर्करा। पहली होती है आपकी शर्करा और दूसरी होती है अशर्करा। हाँ, देखना जो आपकी शर्करा होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। और जो अशर्करा होती है वो भी क्या होती है? ठोस होती है। हाँ, अब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला भौतिक अवस्था के आधार पे, मतलब एक आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसके 2 प्रकार हो गए भौतिक अवस्था के आधार पे, शर्करा और अशर्करा। शर्करा भी ठोस होती है, अशर्करा भी ठोस होती है। बस अंतर यह है कि जो आपकी शर्करा होती है वो क्रिस्टली ठोस होता है। कैसा ठोस होता है? क्रिस्टली ठोस होता है। और जो आपकी अशर्करा होती है वो अक्रिस्टली ठोस होता है। अक्रिस्टली ठोस। बात समझ में आई? और ये जो होते हैं आपके, ये जल में विलय होते हैं। ये कैसे होते हैं? आपके जल में विलय होते हैं। हाँ, ये जो होते हैं जल में अविलय होते हैं। जल में कैसे होते हैं? ये अविलय होते हैं या बहुत ही कम विलय होते हैं, मतलब बहुत ही अल्प विलय होते हैं। मतलब कि यदि आप शर्करा को मिलाने जाओगे जल में तो आसानी से मिल जाएगी, जबकि अशर्करा को मिलाने जाओगे तो कभी कभी तो मिलेगी नहीं और कभी कभी आपकी मिल भी सकती है। हाँ, और आपका ये स्वाद लगती है। ये जो आती है जो शर्करा होती है वो स्वादिष्ट होती है। मतलब कि आपको यदि इसे आप खाओगे तो आपको स्वाद लगेगा, और वो स्वाद कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। हाँ, और जबकि इनका स्वाद ही नहीं होता, मतलब ये कैसी होती है? आपकी स्वादहीन होते हैं। हाँ, तो ये होती है शर्करा और ये होती है अशर्करा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट भौतिक अवस्था के आधार पे 2 प्रकार की होती है, एक शर्करा एक अशर्करा। ये आपकी क्रिस्टली ठोस है, इसे आप जल में घोल सकते हो और ये स्वाद में मीठे होते हैं, जबकि इन्हें आप जल में नहीं घोल सकते, और यदि घोलोगे भी तो बहुत ही कम घुलेगा, और ये स्वादहीन होते हैं। आप इनका स्वाद लेके देखना, आपको कोई स्वाद नहीं मिलने वाला। और ये कैसे होते हैं? अक्रिस्टली ठोस होते हैं। हाँ, जो आपका शर्करा का एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो वो क्या आपका ग्लूकोज। क्या है आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा होता है? आपका मीठा होता है। हाँ, यदि हम बात करें सबसे अच्छा तो आपकी चीनी हो गई। चीनी क्या है? एक अच्छे शर्करा, उसे खा के देखना मीठा लगेगा, वो आपकी क्रिस्टली ठोस होती है। हाँ, और वो जल में भी घुल जाती है। कभी आपने चीनी का शायद शरबत बनाए होंगे, एकदम मीठा मीठा लगता है, मीठा पानी जिसे कहते हैं। हाँ, तो ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, हाँ आपका फ्रक्टोज हो गया, ये सभी कैसे लगते हैं? स्वाद में मीठे भी होते हैं और जल में मिले भी होते हैं, मतलब जल में मिल जाते हैं और ये क्रिस्टली ठोस होते हैं। हाँ, देखो जो आपका ग्लूकोज होता है ना वो भी मीठा होता है। हाँ, जो बेसिकली दूध होता है ना उसमें ग्लूकोज होता है ना, जिसका दूध मीठा भी लगता है। मीठा इन द सेंस आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मीठा मीठा वाला नहीं, कुछ और मीठा। हाँ, कभी दूध को पी के देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस मीठेपन की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो आपकी अशर्करा होती है वो कैसी? उसके उदाहरण हो गए स्टार्च। हाँ, स्टार्च और आपका सेलुलोज। ये आपके 2 एग्जाम्पल है। स्टार्च हो गया, आपका सेलुलोज हो गया। हाँ, देखो क्या होता है, जो आपका दूध होता है ना, एक फैक्ट बताता हूँ, जो आपका दूध होता है उसमें ग्लूकोज होता है। हाँ, यदि आप जानवरों के शरीर से निकालते हो दूध तो आपको उस दूध में केवल 5% ग्लूकोज मिलेगी। कितना?
5% ग्लूकोज। लेकिन यदि मानव शरीर के द्वारा दूध निकलता है तो उसमें जो होता है 7% ग्लूकोज होती है। इसलिए ज्यादा मीठा कौन सा होता है, मानव शरीर द्वारा जो होता है, और 5% क्या होता है जो हम जंतु द्वारा निकालते हैं। मतलब मीठा कौन सा होता है आपका, जो मानव शरीर द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, तो भौतिक अवस्था आधार पे 2, शर्करा अशर्करा। शर्करा कैसी होती, क्रिस्टलीय ठोस होते, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में घुल जाते हैं, ये जल में नहीं घुलते। ये कैसे होते, स्वादिष्ट होते, मीठे लगते हैं और ये स्वाधीन होते। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, चीनी, फ्रक्टोज शर्करा का, और अशर्करा का स्टार्च, सेलुलोज। दूसरा आधार है जल अपघटन से प्राप्त इकाइयों के आधार पे। हाँ, देखो बेसिकली जल अपघटन से प्राप्त इकाइयों के आधार पे क्या है। हाँ, तो देखो इसके लिए आपको हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे थे, तो आपको समझना पड़ेगा सैकेराइड को। हाँ, देखो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका ही दूसरा नाम है आपका सैकेराइड। क्या नाम है, सैकेराइड। उसका दूसरा नाम है आपका सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड कहते हैं। हाँ, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस सैकेराइड का जल अपघटन करेंगे। हाँ, इस सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का, सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे मेरे 2 नाम है, हाँ, लक्की बोलो भावेश बोलो, बात वही है। वैसे सैकेराइड बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, बात वही है। हाँ, तो हम क्या करने वाले, इस कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड का जल अपघटन करेंगे और उसके आधार पे हम देखेंगे आपका इस सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो जो आपका पहला है वो है आपका मोनोसैकेराइड। क्या, बेसिकली मोनोसैकेराइड। हाँ, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का मतलब होगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करेंगे और यदि जल अपघटन नहीं हुआ, जल अपघटन करने पर जल अपघटन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मोनोसैकेराइड है। ऐसा लिख सकते हैं कि जिसका जल अपघटन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं आपके, मोनोसैकेराइड। जिसका जल अपघटन नहीं होता, जिसका जल अपघटन नहीं होता वे मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के लिए आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हाँ, देखो मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ इस बात को। देखो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, और ग्लूकोज फ्रक्टोज का सामान्यतः सूत्र क्या होता है, C6H12O6। हाँ, ये आपका सबसे छोटा से छोटा कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, अब बताओ ये यदि सबसे छोटा से छोटा कार्बोहाइड्रेट है, मतलब सबसे छोटा से छोटा आपका सैकेराइड है। हाँ, तो क्या आप इसका जल अपघटन करोगे तो कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हाँ, मतलब कि ये होते हैं आपके मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, सैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6। हाँ, तो मतलब जिसमें केवल और केवल एक C6H12O6 हो, जिसमें केवल और केवल एक C6H12O6 हो, उसे कहते हैं आपका मोनोसैकेराइड। हाँ, बेसिकली। और इसका यदि आप जल अपघटन करने जाते तो क्या जल अपघटन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड। तो अब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हाँ, और ग्लूकोज फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। मतलब आप इसका और जल अपघटन नहीं कर सकते हो, ये मतलब है इसका। हाँ, अब दूसरा होता है आपका ओलिगोसैकेराइड। दूसरा क्या नाम है, बेसिकली ना ये वाला वर्गीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो दूसरे नंबर का है। हाँ, पहले नंबर का उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दूसरे नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो दूसरा क्या है आपका, ओलिगोसैकेराइड। देखो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, इसमें जब हम कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करते हैं तो हमें 2 से 10 तक, मतलब संख्या 2 से लेकर 10 तक क्या प्राप्त होते हैं आपको, मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। मतलब जिसका जल अपघटन करने पर आपको मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। और जो मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे वो कितने प्राप्त होंगे, 2 से 10 तक प्राप्त होंगे। हाँ, मेरा मतलब ये है, इसका यदि मैं अच्छा सा एग्जांपल बोलूं तो वह C12H22O11, ये आपका ओलिगोसैकेराइड है। अब कैसे, इसका आप जल अपघटन करके देखो। हाँ, देखो जब हम आपका क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन का मतलब होता है जल से अभिक्रिया कराना। हाँ, तो देखो जब मैं इसकी अभिक्रिया जल से कराता हूं ना, तो आपका क्या प्राप्त होता है, बेसिकली C6H12O6 प्लस C6H12O6। कितने आपको मिल रहे हैं मोनोसैकेराइड, ये आपका मोनोसैकेराइड है, ये आपका मोनोसैकेराइड है। कितने मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, 2 मोनोसैकेराइड। हाँ, तो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, जिसका यदि हम जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन कराने का मतलब जल से अभिक्रिया कराना है, तो यदि हमें 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 की संख्या तक यदि हमें मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड।
क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। हाँ, अब ये जो आपके ओलिगोसैकेराइड है वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, ओलिगोसैकेराइड भी बहुत प्रकार के होते हैं। इसके यदि हम प्रकार की बात करें तो पहला हो जाता है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब बता सकते हो? हाँ, डाइसैकेराइड का मतलब होगा जब हम डाइसैकेराइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमें 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना आपका C12H22O11, यही है आपका क्या, डाइसैकेराइड। क्योंकि यदि आप इसकी अभिक्रिया जल से कराते हो, मतलब जल अपघटन कराते हो, तो आपको मोनोसैकेराइड कितने प्राप्त हुए थे, 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त हुए थे, है ना, इसलिए वो कहलाते हैं आपके डाइसैकेराइड। हाँ, और इसके अलावा क्या होता है आपका ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड क्या हो जाएगा, जिसका जल अपघटन करने पर हाँ 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, C6H12O6, ये होता है मोनोसैकेराइड। हाँ, तो जिसका यदि हमने जल अपघटन कर रहे हैं तो 2 से लेकर 10 तक यदि हमें मोनोसैकेराइड प्राप्त हो रहे, मतलब ये प्राप्त हो रहे, इसका मतलब वो होगा ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड भी आपके बहुत प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। हाँ, जिसमें कि आपका एक प्रकार है आपका डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। हाँ, यदि इसके बाद क्या हो सकता है आपका टेट्रासैकेराइड, जब आपको 4 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। हाँ, तो डाइसैकेराइड का मतलब जब आप जल अपघटन कराओगे तो केवल के आपको 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। ट्राइसैकेराइड मतलब जब आप जल अपघटन कराओगे तो केवल आपको 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, और मोनोसैकेराइड का मतलब C6H12O6। बात आई समझ में? ऐसा बहुत तरह से हो सकते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल हो गया C12H22O11, और ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका C18H24 और आपका O20, क्या हो जाएगा, O20 हो जाएगा। ये ना, ये है आपका H32 और ये है आपका 16। ये जब आप C18H32O16 का क्या कराते हो, जल अपघटन कराते हो, तो आपको 3 क्या प्राप्त होते हैं, मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। हाँ, मुझे लिखा था ना मैंने 24 वो गलत था और ये 20 भी आपका गलत था। सही क्या है, C18H32O16। आप पता है समझ भी सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो C12H22O11, इसके अभिक्रिया आप किसके साथ करा रहे हो, जल के साथ करा रहे हो, तो आपको क्या प्राप्त होते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्राप्त होते हैं। अब देखना 6 कार्बन 6 कार्बन 12 कार्बन, आपकी 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर तो 22 हाइड्रोजन है, ये आपकी 2 हाइड्रोजन हो गया। और इसके बाद ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर 11, जबकि यहाँ पर 6 और 6 12, तो 11 और 1 12, ऐसा कुछ नया नहीं होता। हाँ, वैसे जब आप क्या क्या करते हो, C18H32 और आपका O क्या होता है, 16 होता है, इसका जब आप जल अपघटन कराते हो तो आपको कितने प्राप्त होते, 3, C6H12O6, 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते। गिन के देखो, कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, 18 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो, 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36। हाँ, यहाँ पर हमें इसे 2 लेना पड़ता है। हाँ, ये देखो, ये हो गया 32, 2 दूनी 4 4, 32 और 4 36, 36 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 36 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए। 12 कम 12 12 दूनी 36 12 36। तो 32 और 2 दूनी 4, 32 और 4 36। बात है समझ में? अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 16, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। हाँ, तो कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर गिनो, 6 6 6, 18 हाइड्रोजन इधर, 18 ऑक्सीजन इधर भी है, 18 ऑक्सीजन इधर भी है। तो ऐसा होता है, जल अपघटन कराने पर जो आपके जल के अणु सीधे इसमें जुड़ जाते हैं और आपको मोनोसैकेराइड देते हैं। तो बात समझ में आई? ये होता है आपका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, जो हमें मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे वो 2 से लेकर 10 तक प्राप्त होंगे। बात समझ में आई? अब ये हो गया आपके 2 प्रकार। हाँ, और एक तीसरा प्रकार होता है आपका जल अपघटन से प्राप्त इकाइयों के आधार पे, वो होता है आपका पॉलीसैकेराइड। हाँ, पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा, देखो पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब होता है अनेक, मतलब कि जब आप पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराओगे तो आपको अनेक सारे मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, बहुत सारे मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। हाँ, तो पॉलीसैकेराइड वे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका यदि हम जल अपघटन करते हैं तो हमें 10 से लेकर 1000, हाँ 10 से लेकर 1000 तक क्या प्राप्त होते हैं, आपकी मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। हाँ,
पहली बात तो मोनोसेकेराइड का जल अपघटन ही नहीं होता। दूसरा ओलिगोसेकेराइड जिसका जल अपघटन करने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड जिसका जल अपघटन करने पर 10 से लेकर 1000 या 1000 से भी ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। हाँ, बात आई समझ में। जैसे कि यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये ऐसे होते हैं जिनका यदि आप जल अपघटन करोगे ना तो आपको लगभग 10 से लेके 1000 तक आपको क्या मिलेगी, मोनोसेकेराइड मतलब C6H12O6 इनकी बहुत सारी संख्या मिलेगी। ये मतलब है जब आप स्टार्च और सेल्यूलोज का क्या कराते हो, जल अपघटन कराते हो। हाँ, तो ये क्या हो गया, जल अपघटन से प्राप्त इकाइयों के आधार पे। हाँ, जल अपघटन कराए, इससे यदि हमें एक भी इकाई प्राप्त नहीं हो रही है, हाँ मतलब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब कि मोनोसेकेराइड। यदि हमें 2 से लेकर 10 तक इकाई प्राप्त हो रही है मतलब ओलिगोसेकेराइड। हाँ, ओलिगोसेकेराइड के ही प्रकार है, डाइसेकेराइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। हाँ, और यदि हमें बहुत सारी इकाइयां प्राप्त हो रही तो पॉलीसेकेराइड। आई बात समझ में। तीसरा आधार है अपचयन की प्रवृत्ति के आधार पे। हाँ देखो, अपचयन की प्रवृत्ति के आधार पे 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपचायक शर्करा, हाँ, और दूसरी होती है आपका अनपचायक शर्करा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है, आपने कार्बोहाइड्रेट लिए और उन्होंने टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलियन इन दोनों को क्या कर दिए, अपचयित कर दिए, इनका अपचयन करवा दिए। तो ये होते आपके अपचायक शर्करा। मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट दिया गया, हाँ, और यदि उस कार्बोहाइड्रेट को जब आपने टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराए, फेहलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करवाए, तो उन्होंने उसका क्या कर दिए, अपचयन कर दिए। तो वो होती है आपकी अपचायक शर्करा। हाँ, और आपने कार्बोहाइड्रेट लिए और वो यदि कार्बोहाइड्रेट की अभिक्रिया जब आप टॉलेन अभिकर्मक फेहलिंग विलियन के साथ करा रहे हो और यदि वो इसका अपचयन नहीं करवा पा रहे हैं तो वही क्या होते हैं, अनपचायक। मतलब जो कि अपचयन कर दे टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलियन का, अपचायक शर्करा, और जो आपका टॉलेन अभिकर्मक फेहलिंग विलियन का अपचयन न कर पाए वो क्या कहलाती है, आपकी अनपचायक शर्करा कहलाती है।